हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने टिश्यू चैप्टर का जो हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है उनको डिस्कस किया था। हमने जाइलम वाले पार्ट को कवर कर लिया था। इसके साथ ही आज की क्लास में हम फ्लोएम वाले पार्ट को कवर करेंगे और टिश्यू सिस्टम जो कि प्लांट टिश्यूज़ का लास्ट पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो हमने देखा था बेटा कि जाइलम के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कौन से एलिमेंट्स लिविंग है और कौन से एलिमेंट्स डेड है। हमने डिस्कस किया था बेटा कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या बोलते हैं बेटा? हिट्रोजीनस मास ऑफ सेल्स, क्योंकि इनके अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इनके क्या बोलते हैं हम? हिट्रोजीनस मास ऑफ सेल्स, है ना। या फिर हम बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या था बेटा? कि इनके अंदर एक से ज़्यादा तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। हमने जाइलम वाले पार्ट को डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में हम फ्लोएम वाले पार्ट को देखते हैं बेटा। फ्लोएम के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो फ्लोएम, आपको पता है कि फ्लोएम क्या काम करता है बेटा? तो ये हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में। It helps in the translocation of food। ठीक है, जितना भी सिंथेसाइज फूड होता है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने का काम ये फ्लोएम के थ्रू होता है। इसके बाद हम सेल्स ऑफ फ्लोएम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है इस फ्लोएम के अंदर। ठीक है, जैसे हमने जाइलम की सेल्स को डिस्कस किया था, ऐसे हम फ्लोएम की सेल्स को डिस्कस करते हैं कौन कौन सी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जाइलम के अंदर क्या क्या होती है बेटा? ट्रैकेड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है बेटा सीव सेल, या इसको बोलते हैं कई बार सीव ट्यूब। क्लियर? सेकंड है कंपेनियन सेल। क्लियर? थर्ड है बेटा, थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फोर्थ है बेटा फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, है ना। या फिर इसे बोलते हैं हम सिंपली फाइबर्स। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम? सिंपली फाइबर। जैसे हमने देखा था कि फाइबर जो एक टाइप है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का, और हमने डिस्कस किया था कि ये फाइबर्स जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली इसको स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू की जगह कई बार फाइबर्स भी लिखा होता है, तो एक ही बात है। तो बेटा मैंने आपको बताया था टिश्यू चैप्टर में कि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जैसे हमने लिखा था एग्जाम्पल मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर जो मैमल्स है उनकी आरबीसी के अंदर, एरिथ्रोसाइट के अंदर न्यूक्लियस क्या हो जाता है बेटा? डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ऐसे ही इन सीव सेल के अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जितनी भी मैच्योर सीव सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इन सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? तो सीव सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने का काम कंपेनियन सेल के थ्रू होता है। तो इसीलिए इनका नाम है कंपेनियन सेल। कई बार क्वेश्चन आता है बेटा कि सिस्टर सेल्स क्या होती हैं? सिस्टर सेल, है ना। तो सिस्टर सेल किन्हें बोलते हैं? सीव सेल और कंपेनियन सेल को, क्योंकि ये दोनों सेल हमेशा एक साथ रहती हैं, एक दूसरे के आसपास प्रेजेंट होती हैं। तो इसीलिए इन दोनों सेल्स को बोलते हैं हम सिस्टर सेल्स। और मेनली यही दो सेल्स हैं जो कि फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स को क्या बोलते हैं? तो सिस्टर सेल्स। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था जाइलम के अंदर कि जाइलम में कौन कौन से सेल्स लिविंग है और कौन सी सेल डेड है। तो बेटा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा लिविंग सेल्स किस वैस्कुलर सिस्टम के किस
टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा लिविंग सेल्स वैस्कुलर सिस्टम के किस टिश्यू में प्रेजेंट होती है, जाइलम में या फ्लोएम में? तो बेटा सबसे ज्यादा लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है फ्लोएम के अंदर, और सबसे ज्यादा डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जाइलम के अंदर। हमने जाइलम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जाइलम में क्या है, हमने देखा था ट्रैकिड डेड होते हैं बेटा, वेसल डेड होते हैं, पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है और स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, हमेशा डेड। लेकिन यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से लिविंग है और कौन से डेड है। तो सीव सेल या सीव ट्यूब बेटा हमेशा होती है लिविंग, क्लियर। और नॉन न्यूक्लिएटेड है, ये भी ध्यान रखना बेटा, लिख लेना, नॉन न्यूक्लिएटेड है, सीव सेल इज नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और ये सीव सेल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज होती है सीरीज की फॉर्म में और एक ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, इसे बोलते हैं हम सीव ट्यूब, क्लियर। इसके बाद में कंपेनियन सेल न्यूक्लिएटेड है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जितने भी सीव सेल के फंक्शंस है वो सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस इन कंपेनियन सेल के थ्रू रेगुलेट होते हैं, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स जो होती हैं ये कैसी हैं, कंपेनियन सेल्स ये भी लिविंग है, कंपेनियन सेल्स भी कैसी हैं, लिविंग है, इनमें भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। इसके बाद में बेटा जो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है, पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग है, और स्क्लेरेन्काइमा हमेशा कैसे होते हैं बेटा, डेड होते हैं, ठीक है। तो सीव सेल हमेशा लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा हमेशा डेड होता है, क्योंकि हमने देखा था कि स्क्लेरेन्काइमा पे लिग्निन का डेपोजिशन होता है, और लिग्निन एक इम्परमियस सब्सटेंस है वाटर और गैसेस के लिए। तो एक सेल के अंदर ना वाटर का एक्सचेंज हो पा रहा है ना गैस का एक्सचेंज हो पा रहा है, तो बेटा कैसी हो जाएगी, वो डेड होगी, क्योंकि लिग्निन एक डेड सब्सटेंस है। तो हमें ये ध्यान रखना है फ्लोएम और जाइलम के अंदर कि सबसे ज्यादा लिविंग सेल्स किससे प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा डेड सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट है। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे लैप्टोम और हाइड्रोम टर्म पूछ लेता है आपको। तो हाइड्रोम टर्म किसके लिए यूज करते हैं बेटा, हाइड्रोम टर्म यूज करते हैं किसके लिए, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोम टर्म यूज करते हैं हम जाइलम के लिए और लैप्टोम टर्म यूज करते हैं हम फ्लोएम के लिए। तो फ्लोएम के लिए लैप्टोम टर्म और जाइलम के लिए हाइड्रोम। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्लोज वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है और ओपन वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे टिश्यू सिस्टम वाले पार्ट में। इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, जाइलम के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट है, फ्लोएम के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट है, जाइलम के अंदर कौन कौन से लिविंग टिश्यूज है, कौन कौन से डेड सेल्स प्रेजेंट है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर कौन कौन सी लिविंग सेल्स और कौन कौन सी डेड सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए दोनों का। और क्यों प्रेजेंट होती है, तो रीजन क्या है कि यहां पर लिग्निन का डेपोजिशन प्रेजेंट होता है। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं बेटा हम कि सीव सेल जो है मेनली, सीव सेल्स मेनली किन के अंदर प्रेजेंट होती है, सीव सेल तो ये प्रेजेंट होती है, जैसे हमने दो डिवीजन के नाम लिखे थे बेटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के अंदर मेनली ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। लेकिन जितने भी सबसे ज्यादा एडवांस टाइप के प्लांट है जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेनली ये कंपेनियन सेल है जो कि फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फूड ट्रांसपोर्ट करने में कौन सी सेल हेल्प करती है, मेनली है ना कंपेनियन सेल, ये तो करती ही है। लेकिन इन दोनों डिवीजन के अंदर, इन दोनों प्लांट के डिवीजन के अंदर, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म डिवीजन के अंदर ये सेल्स जनरली एब्सेंट होती है, क्योंकि जितनी भी सेल से बेटा जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, इवोल्यूशन के थ्रू, है ना, इवोल्यूशन के थ्रू डेवलपमेंट हुआ है। और ये सारे जितने भी प्लांट के डिविजन्स बने ये सारे भी इवोल्यूशन के थ्रू बने।
तो इनके अंदर कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल एब्सेंट होती है और साथ के साथ में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेनली फूड को ट्रांसलोकेट करने का काम कंपेनियन सेल के थ्रू होता है। ऐसा नहीं कि सीड सेल हेल्प नहीं करती, सीड सेल भी हेल्प करती है, लेकिन कंपेनियन सेल मेनली फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। और इन दोनों सेल्स को बोलते हैं हम, इन दोनों सेल्स को कंबाइनली साथ साथ हम बोलते हैं सिस्टर सेल्स, क्योंकि एक साथ प्रेजेंट होती है। सीड सेल नॉन न्यूक्लिएटेड है, इनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है, ई न्यूक्लिएटेड है। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। ई न्यूक्लिएटेड मतलब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। पैरेन्काइमा हमेशा फूड स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, साइडवेज ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है वाटर और फूड के। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जहां पर भी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है तो ये डेड है, तो ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये था पार्ट जाइलम और फ्लोएम का, इतना सा ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में जनरली इंट्रासेलुलर स्पेसेस काफी कम होते हैं, तो इनका ल्यूमन जो होता है काफी नैरो होता है कॉलिनकाइमेटस टिश्यू की कंपैरिजन में। और जितने भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू है उनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, दो सेल्स के बीच जो स्पेस होता है वो काफी ज्यादा होता है। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं, इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं। टिश्यू सिस्टम, इसके बाद में एक जो लास्ट पार्ट है इस प्लांट टिश्यूज का, है ना, टिश्यू सारे डिस्कस कर लिए बेटा। इसके बाद में टिश्यूज मिलकर, काफी सारे टिश्यूज आपस में मिलकर एक टिश्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा टिश्यू सिस्टम कौन कौन से हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। तो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकेंड है बेटा ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और थर्ड नंबर का जो टिश्यू सिस्टम है वो है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये 3 टिश्यू सिस्टम हमें डिस्कस करने हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हमें डिस्कस करना है, सबसे पहले डिस्कस करना बेटा हमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को। तो आपको पता होना चाहिए एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस तो बेटा एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, उसे बोलते हैं हम एपिडर्मिस,
ठीक है। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे जब एनिमल टिश्यूज वाले पार्ट को, तो हम देखेंगे कि एनिमल्स की बॉडी की भी आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, उसे बोलते हैं बेटा एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज। क्लियर, एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो प्लांट्स में जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसे बोलते हैं बेटा हम एपिडर्मिस। क्लियर, रफ कर रहा हूं बेटा मैं इसको, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले एपिडर्मिस वाले पार्ट को देख रहे हैं कि एपिडर्मिस टिश्यूज क्या होते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये एपिडर्मल टिश्यूज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, xerophytic plants have thick layer of cuticle on the epidermis, ठीक है। तो जितने भी xerophytic plants होते हैं उन प्लांट्स में एपिडर्मिस टिश्यूज के ऊपर क्यूटिकल की काफी थिक लेयर प्रेजेंट होती है, और ये क्यूटिकल इज impervious to gases and water, ठीक है। क्यूटिकल क्या है, impervious है गैसेस और वाटर के लिए, इसमें से ना गैसेस मूव कर सकती हैं एक सेल के अंदर, ना ही वाटर का मूवमेंट हो सकता है। क्यूटिकल इज सीक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल्स। क्यूटिकल किसके थ्रू सीक्रेट होता है बेटा, क्यूटिकल जो केमिकल है वो किसके थ्रू सीक्रेट होता है, तो एपिडर्मल सेल्स के थ्रू सीक्रेट होता है। और मेनली जितने भी सीक्रेशंस होते हैं वो गोल्जी बॉडी के थ्रू होते हैं, तो क्यूटिकल को भी रिलीज करने का काम गोल्जी बॉडी ही करता है, ठीक है। जितना भी क्यूटिकल है जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस है, इस वैक्सी सब्सटेंस को भी बाहर सीक्रेट करने का काम सेल्स से गोल्जी बॉडी के थ्रू ही होता है। तो एपिडर्मल टिश्यूज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। Xerophytic plants have thick layer of cuticle on the surface of epidermis. Cuticle is impervious to gases and water. और लास्ट पॉइंट लिखा है बेटा, क्यूटिकल इज सीक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। क्यूटिकल जो है तो एपिडर्मल सेल्स के थ्रू सीक्रेट होता है, नोट डाउन कीजिए। तो हम देख रहे हैं बेटा कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है, प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। हमने प्लांट के अंदर जितने टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज, और उनके जो जो टाइप्स हैं हमने सारे कवर कर लिए। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि टिश्यूज मिलकर टिश्यू सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। प्लांट्स के अंदर अलग अलग टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं हमें। फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड है बेटा कौन सा, ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, क्लियर, और थर्ड है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेटा, ऐसे ही कॉर्क जो है वो भी प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जितने भी जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं
उन जीरोफिटिक प्लांट्स की जो एपिडर्मिस है वो काफी थिक होती है, साथ ही साथ में क्यूटिकल की लेयर काफी थिक प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस की सरफेस पे। और ये एपिडर्मिस क्या है बेटा? तो ये एपिडर्मिस प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। और आउटर मोस्ट कवरिंग क्या करती है बेटा? प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है, स्किन की जो लेयर है वो भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना, इंजरी से, इन्फेक्शन से। तो यहाँ पे आप इंजरी भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट इंजरी एंड इन्फेक्शन। इसके बाद में जो क्यूटिकल डिस्कस किया हमने कि गैसेस और वाटर के लिए इम्परमिएबिलिटी शो करता है, इन दोनों को एक सेल के अंदर मूव नहीं करने देता। साथ ही साथ में क्यूटिकल इज सीक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल्स, जितनी भी एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल को सीक्रेट करने का काम करती है। और मेनली गोल्जी बॉडी हेल्प करता है जितने भी सीक्रेशंस होते हैं उनको करने में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको सारे समझ में आ गए, ठीक है बेटा। इसके बाद आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। इसके बाद में लिखते हैं बेटा हम कुछ और पॉइंट्स। ठीक है बेटा, क्यूटिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट loss of water, injury and pathogenic infection। ठीक है, क्यूटिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, इंजरी एंड पैथोजेनिक प्रोटेक्शन। जितने भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनसे भी प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा कि और क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के ऊपर। तो एपिडर्मिस ऑफ लीफ हैव माइन्यूट पोर्स is called स्टोमेटा। ठीक है, जो लीफ एपिडर्मिस होती है वो कहीं कहीं पे एब्सेंट होती है और वहां पर कुछ माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा। ठीक है बेटा, ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल और प्रोटेक्टेड बाय गार्ड सेल। ठीक है, हर एक स्टोमेटा को गार्ड करने के लिए कुछ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, दोनों साइड में 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बीन शेप की होती है बेटा, पता ही होगा आपको, लिखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद में कुछ और पॉइंट लिखते हैं। गार्ड सेल्स help to regulate opening and closing of stomata pore। ठीक है, गार्ड सेल help to regulate opening and closing of stomatal pore। ठीक है, तो स्टोमेटा पोर को ओपन और क्लोज करने में कौन हेल्प करता है? तो गार्ड सेल हेल्प करती है, क्योंकि गार्ड सेल की जो बेटा अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है, इस वैक्यूल के अंदर जैसे ही वाटर आता है, ये गार्ड सेल की वैक्यूल क्या होगी? स्वेल होगी, और स्वेल होने के साथ ही ये स्टोमेटा पोर ओपन हो जाता है। जैसे ही इन गार्ड सेल्स की वैक्यूल के अंदर ज्यादा अमाउंट में वाटर स्टोर होता है, तो ये गार्ड सेल जिस सेल के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए एक्सेस वाटर को रिमूव कर देती है, और यही वाटर का लॉस होता है बेटा ट्रांसपिरेशन।
ठीक है, इसी वाटर लॉस को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटल पोर के थ्रू ही होता है ट्रांसपिरेशन, क्लियर। और जो वाटर रिलीज होता है वो भी इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है। तो जब वाटर रिलीज कर देती है गार्ड सेल इस स्टोमेटल पोर के थ्रू, तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है और ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। जैसे गार्ड सेल की वैक्यूल के अंदर ज्यादा वाटर आता है तो क्या होगा, गार्ड सेल की वैक्यूल स्वेल हो जाएगी, टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग होती है। तो प्लांट्स की जो लीफ होती है बेटा उस पे कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा। ठीक है, और उन स्टोमेटा के सराउंडिंग कुछ बीन शेप की सेल्स प्रेजेंट होती है और उन बीन शेप की सेल्स को बोलते हैं हम गार्ड सेल। तो एक डायग्राम भी देख लेते हैं हम गार्ड सेल का और स्टोमेटा का, क्या क्या और चीजें प्रेजेंट होती है इनके अंदर। नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो एक आध पॉइंट और लिख लेते हैं बेटा कि एपिडर्मिस ऑफ स्टोमेटा इज कॉल्ड सब्सिडियरी सेल। तो बेटा एपिडर्मिस की जो स्टोमेटा की एपिडर्मिस होती है उसे क्या बोलते हैं हम, सब्सिडियरी सेल। जो स्टोमेटा की एपिडर्मिस होती है उसे बोलते हैं हम सब्सिडियरी सेल। इसके बाद में हम अगर फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, तो आपको पता ही होगा कुछ फंक्शंस, जैसे ये स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है बेटा, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है ये स्टोमेटा। जितना भी वाटर का लॉस होता है वो इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस तो वो भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, स्टोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। थर्ड, ट्रांसपिरेशन में हेल्प कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ में गैसियस एक्सचेंज में भी ये हेल्प करता है। प्लांट में जो लीफ है उनमें रेस्पिरेशन के लिए ये स्टोमेटा पोर हेल्प करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है प्लांट के अंदर। ठीक है, जितना भी फूड है और वाटर उसको पूरे प्लांट तक ट्रांसपोर्ट कराने का काम भी इस स्टोमेटा के थ्रू होता है। क्लियर, प्लांट्स में कंटिन्यूअस वाटर की सप्लाई के लिए, ताकि रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, है ना, तो उसके लिए सक्शन प्रेशर को इंक्रीज करने में भी ये स्टोमेटा हेल्प करता है। तो और भी बहुत सारे फंक्शन है इसके, जैसे प्लांट की बॉडी को कूल बना के रखता है बेटा ये, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट बनाए रखता है प्लांट के अंदर, क्योंकि जब सनलाइट ज्यादा आती है तो उस टाइम वाटर का लॉस इसलिए करता है ताकि ये प्लांट ड्राई ना हो, प्लांट की बर्निंग ना हो। साथ ही साथ में जितना भी कंटिन्यूअस वाटर को एब्जॉर्ब करती है रूट्स, तो उसमें भी ये स्टोमेटा हेल्प करता है, सक्शन प्रेशर को बनाए रखता है, मेंटेन कर के रखता है। ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि डायग्राम, एक स्टोमेटा का छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं बेटा। इस तरीके से स्टोमेटा के सराउंडिंग गार्ड सेल प्रेजेंट होती है और साथ ही साथ में इस तरीके से इसकी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इस स्टोमेटा पोर की जो इनर वॉल है बेटा, इनर वॉल वो काफी
थिक होती है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसमें, हमने देखा कि ये जो है बेटा, ये बीच वाला, ये स्टोमेटल पोर, ठीक है। ये क्या है, ये है बेटा गार्ड सेल, ये क्या है गार्ड सेल, और ये जो देखने को मिल रही है आपको, ये है सब्सिडियरी सेल, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर जो कवरिंग होती है इस स्टोमेटल पोर की, ये काफी थिक होती है। आउटर जो वॉल है उसी कंपैरिजन में गार्ड सेल प्रेजेंट होती है, और गार्ड सेल के साथ में गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ग्रीन कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या क्या फंक्शन हो गया इसका, इस पोर के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, वाटर का लॉस होता है, इस पोर के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, और फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करते हैं क्योंकि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ में स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स पूछता है कई बार आपसे, तो इस स्टोमेटल पोर को, सब्सिडियरी सेल को और गार्ड सेल को कंबाइंडली बोलते हैं हम स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। तो गार्ड सेल लीफ, ये जो स्टोमेटल पोर है और ये जो गार्ड सेल है बेटा, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो लीफ पे प्रेजेंट होता है बेटा, लीफ पे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये तीन मेन फंक्शन है इसके, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लियर। इसके अलावा प्लांट को कूल रखने में भी हेल्प करता है, प्लांट के अंदर सक्शन प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, ताकि जो रूट्स है प्लांट की वो लगातार वाटर को एब्जॉर्ब करता रहे और पूरे प्लांट के अंदर उसको सर्कुलेट करते रहे, क्लियर। तो ये नोट डाउन कीजिए बेटा, ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम को। ठीक है बेटा, ये बना लिया होगा आपने, रफ कर रहा हूं, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो सेकंड एपिडर्मल टिश्यूज हैं, वो उसी में लिख रहे हैं बेटा हम, तो है कॉर्क या फिर फैलम, कॉर्क या फिर क्या बेटा, फैलम। तो इसके बाद लिखते हैं हम इसका फर्स्ट पॉइंट, कॉर्क और फैलम में। कॉर्क और फैलम क्या होता है बेटा, तो bark is called cork cell, ठीक है। जो बार्क होता है बेटा, जितने भी ओल्ड प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम में जो सेल्स होती है, जो बार्क वाला पार्ट होता है, जिनमें से सेल्स होती है बेटा, उन्हें बोलते हैं हम कॉर्क सेल। कॉर्क सेल्स आर डेड, कॉर्क सेल्स are dead due to the deposition of suberin, ठीक है। ये कॉर्क सेल कैसी होती है, ये डेड होती है बेटा, क्योंकि यहां पर भी सेल वॉल के ऊपर डेपोजिशन प्रेजेंट होता है, और किस केमिकल का डेपोजिशन होता है, सुबेरिन का। और ये सुबेरिन भी एक डेड सब्सटेंस है, जैसे लिग्निन है बेटा, वैसे ये सुबेरिन है, ये भी इम्परवियस है गैसेस और वाटर दोनों के लिए, क्लियर, क्लियर बेटा। इसके बाद में इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये प्लांट में मेनली प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो प्लांट्स में जितने भी ओल्ड स्टेम होते हैं, जिनमें बार्क देखने को मिलती है, ब्राउन कलर का पार्ट बेटा आपको स्टेम पे देखने को मिलता है, उसकी सेल्स को हम बोलते हैं कॉर्क सेल। और जो आपने सेल चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था हमने कि
जो रॉबर्ट हुक है, उस रॉबर्ट हुक ने इसी कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था। और कहां से ऑब्टेन किया था इस कॉर्क सेल को? तो बार्क से ऑब्टेन किया था। तो बार्क की सेल्स को हम बोलते हैं कॉर्क सेल। इसके बाद में सुबेरिन का डेपोजिशन प्रेजेंट होता है यहाँ पे सेलुलोज के ऊपर, इसीलिए ये कैसी होती है? डेड होती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम को डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम है सेकंड नंबर का, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो कौन से टिश्यूज हैं जो जिनको ग्राउंड टिश्यूज बोलते हैं? प्लांट बॉडी इज मेजरली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। प्लांट्स के अंदर मेनली जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, प्लांट बॉडीज मेजरली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। These tissues are present in एंडोडर्मिस ऑफ लीफ। ठीक है, स्टेम एंड मेड्यूलरी रेज। तो बेटा जितने भी ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यूज है, एक टिश्यू सिस्टम है, किससे मिलके बने हैं? तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलके बने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लांट में जो मिलने वाले टिश्यूज है वो है पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। और ये टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ मेडुलरी रीजन में भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, एंडोडर्मिस सबसे अंदर वाली लेयर होती है बेटा। कॉर्टेक्स स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? इस स्टेम वाले पार्ट के अंदर। मेडुलरी रेज कौन सी होती है बेटा? जहां पर आपको देखने को मिलती है स्टेम में कुछ रिंग्स जैसी, जिसके थ्रू प्लांट की एज डिसाइड की जाती है, तो उसे बोलते हैं हम मेडुलरी रेज। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा एक लास्ट इसके बाद लिखते हैं बेटा हम थर्ड टिश्यू सिस्टम, जो कि ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहां पर आपको बताया बेटा कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम किनसे मिलके बना है? तो इट इज मेड अप ऑफ, या इट इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, किससे मिलकर बना है? जाइलम और फ्लोएम से। तो जाइलम और फ्लोएम को कंबाइंडली बोलते हैं बेटा हम वैस्कुलर बंडल। जाइलम पता है बेटा आपको कि जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट के अंदर ये जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऐसे ही ये फ्लोएम इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड।
प्लांट में जितना भी फूड है, सिंथेसाइज फूड, उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसलोकेट करने का काम ये फ्लोएम करता है। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इन दोनों तरह के टिश्यूज से मिलके जाइलम और फ्लोएम, जो कि दोनों एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के टाइप है बेटा, इनसे ही मिलके ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम फॉर्म होता है। इसके बाद देखते हैं बेटा हम कौन कौन से टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो बेटा एक होता है फर्स्ट बेटा ओपन, है ना, ए डाल लेना या फिर 1 डाल लेना, कुछ भी लिख लेना बेटा, ठीक है। ओपन वैस्कुलर सिस्टम, और दूसरा होता है बेटा क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। ओपन वैस्कुलर सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है, किन प्लांट्स के अंदर? इट इज प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट, ठीक है। अगर ओपन वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ओपन वैस्कुलर सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है बेटा? डाइकॉट प्लांट के अंदर। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको एक और तरह की टिश्यूज देखने को मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं हम कैम्बियम, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? कैम्बियम। और ये कैम्बियम टिश्यूज हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलपमेंट होता है, इनका सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम डेवलपमेंट होता है। तो ये मेनली कहां प्रेजेंट होते हैं? डाइकॉट प्लांट के अंदर। और जितने भी क्लोज वैस्कुलर सिस्टम है, इट इज फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स। जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स हैं उनके अंदर आपको क्लोज वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की प्रेजेंस देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो ओपन वैस्कुलर सिस्टम है यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। और कैम्बियम हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, सेकेंडरी डेवलपमेंट के टाइम पे बनना स्टार्ट होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो मेनली हमें ओपन वैस्कुलर सिस्टम के अंदर कैम्बियम देखने को मिलता है। तो जिन भी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है वो है ओपन वैस्कुलर सिस्टम। और ओपन वैस्कुलर सिस्टम हमेशा प्रेजेंट होता है डाइकॉट प्लांट में, क्योंकि डाइकॉट प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है। क्लोज वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम के बीच में बेटा ये कैम्बियम एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर मोनोकॉट प्लांट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा होता है? इस तरीके से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा जाइलम और फ्लोएम का। इस तरीके से आपको जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट देखने को मिलता है बेटा। तो मैंने बात की आपसे कि इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में, है ना, इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये इस तरीके से आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच में इस तरीके से कैम्बियम देखने को मिल रहा है बेटा। कैम्बियम है ये, है ना, ये क्या है? ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम है। तो ये किस तरह का टिश्यू हो, ये किस तरह का वैस्कुलर सिस्टम हो गया बेटा? ये हो गया ओपन वैस्कुलर बंडल है। ये कैसे है? ओपन वैस्कुलर बंडल। यहां पे ये जो है बेटा, ये क्या है? फ्लोएम। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला जो है इसको बोलते हैं बेटा जाइलम, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोज वैस्कुलर सिस्टम की, तो क्लोज वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है बेटा? क्लोज वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? क्लोज वैस्कुलर सिस्टम में, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम में कैम्बियम एब्सेंट होती है ना, यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट है। और इस तरीके से आपको जो क्लोज वैस्कुलर सिस्टम है कहाँ देखने को मिलता है बेटा? ये क्लोज वैस्कुलर सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं आपको जितने भी मोनोकॉट प्लांट है। तो ये है क्लोज
वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो प्लांट वाला पार्ट था बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे तरह के टिश्यू, साथ ही साथ में जितने भी टिश्यू सिस्टम है उनको डिस्कस कर लिया है। हमने ओपन वैस्कुलर बंडल या फिर ओपन वैस्कुलर सिस्टम देखा, क्लोज वैस्कुलर बंडल देखे, तो जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना। तो किन के अंदर होती है बेटा सेकेंडरी ग्रोथ? हमेशा डाइकॉट प्लांट के अंदर होती है। क्लोज वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर, जितने भी क्लोज वैस्कुलर सिस्टम है वहां पर हमें कैम्बियम की प्रेजेंस देखने को नहीं मिलती है, तो इसे बोलते हैं क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से समझिए जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हमने डिस्कस किए तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको नहीं याद रहते हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।